I. Be loyal. Be loyal to your purpose, not your fears. Today is 3rd of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 8 हिस्ट्री के आंसर्स हैं। लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन असम थे दीवान मनीराम दत्ता जी। देन दादा भाई नारोजी ने 3 बार इलेक्शन जीता था प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का। स्पेशल फीचर था ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन सूरत का कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स कॉम्पीटेड विद ईच अदर। मॉडरेट अटेम्प्टेड टू रिप्यूडिएट द रिजोल्यूशन ऑफ द कैलकाटा सेशन और सेशन एंडेड इन कंफ्यूजन। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। कैबिनेट मिशन प्लान लास्ट अपॉर्चुनिटी था टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड अ नेशन इन द मेकिंग है श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। सो ये आंसर्स हैं क्विज नंबर 8 के। आज के सवाल हैं ज्योग्राफी पे। पहला सवाल है ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। सेकंड है एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल। थर्ड क्वेश्चन है अलुवियम खादर एंड भांगर। फोर्थ क्वेश्चन है कोरल रीफ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है ओशियनिक करेंट्स। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनका हायर रेजोल्यूशन का स्क्रीनशॉट मैंने अभी टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। इन क्वेश्चन को देखिए एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ट्राई टू आंसर। देन आज की वोकैबुलरी है पुरव्यू। इसका मतलब होता है परिधि। द स्कोप ऑफ द इन्फ्लुएंस और कंसर्न्स ऑफ समथिंग। किसी चीज का स्कोप क्या है, एम्बिट क्या है, होराइजन क्या है। मल्टीफेरियस का मतलब होता है विविध, मैनी एंड ऑफ वेरियस टाइप्स। एम्ब्रॉयल इन डिफिकल्टी, सो दैट इज उलझाना, इन्वॉल्व, एनमैश। डायलैपिडेटेड का मतलब होता है रन डाउन और या फिर उबड़ खाबड़ कंडीशन है, या फिर यूक्रेन क्राइसिस, डायलैपिडेटेड सिटीज हैं यूक्रेन की, लाइक दैट। इंट्रिकेट मतलब होता है जटिल, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल्ड। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत ज़रूरी है। 3rd of May में ये 2 सवाल हैं। पहला है प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन बिकॉज इंडियन हो गया, अटलांटिक हो गया, अब हमारा पैसिफिक भी हो गया। आर्कटिक और अंटार्कटिक हमने पहले कवर कर लिया था। सो दिस कंप्लीट्स द ओशियंस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। सेकेंड जो है वो प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी न्यूज़ में बना है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए लक्ष्मीकांत बुक से एंड ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस टॉपिक। ये सारे आंसर्स आपको हैंड रिटन लिखने हैं, उसका फोटोग्राफ क्लिक करना है एंड यू कैन सबमिट योर आंसर्स इन ऑन दिस वेबसाइट srajanindia.one। आज से मैं सी सेट के भी आपको कुछ सवाल दूंगा। ये जो पहला सवाल है ये एक पजल बेस्ड क्वेश्चन है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगेन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सेकंड जो है ये है आरसी। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। सो ये 2 सवाल होंगे और ये सी सेट के हैं। नाउ लेट अस कम टू न्यूज़पेपर। सी न्यूज़पेपर सेपरेट हम कर सकते हैं और रिवीजन क्लासेस भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली मेकिंग 3 वीडियोज़ इन अ डे बहुत डिफिकल्ट भी हो रहा है। प्लस हमें दूसरा इंडिविजुअल गूगल मीट सेशंस में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। सो दैट इज़ वाई फॉर द मंथ ऑफ मे हम इसको कंबाइंड 1 आवर क्लास ही रखते हैं मॉर्निंग में। ओके, नाउ जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है नो वन कैन बी फोर्स्ड टू गेट वैक्सीनेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैक्सीनेशन मैंडेट ऐसा नहीं है कि वो कंपलसरी हो गया, या वैक्सीनेशन नहीं है तो हम डिनाई कर रहे हैं उस पर्सन को जो सर्टेन राइट्स हैं उनसे। तो वैक्सीनेशन जो है ये कंपलसरी नहीं कर सकते, बिकॉज वैक्सीनेशन इज समथिंग कि आप अपनी बॉडी में वो वैक्सीनेशन लगा रहे हो, राइट टू लाइफ है। तो बॉडीली इंटीग्रिटी जो है ये उसके अगेंस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। जस्टिस नागेश्वर राव साहब हैं, आपने बताया पर्सनल ऑटोनॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल which is a recognized facet of the protection guaranteed under Article 21 right to life। ये बताता है, encompass करता है the right to refuse। आप मना कर सकते हो to undergo any medical treatment in the sphere of individual health। this is your body, तो you can deny कि medical treatment अगर आपको vaccination नहीं लेना है you can deny। अब एक्चुअली सिचुएशन भी बदल गई है। जब डेल्टा वेव था लास्ट ईयर इस टाइम पे, कोविड-19 था, तब ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, बिकॉज हम जो हैं वो इंडिविजुअल नहीं है, हम कलेक्टिवली सोसाइटी में रहते हैं। इफ़ वन पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड तो वो बाकी लोगों को भी स्प्रेड करेगा। सो गवर्नमेंट का जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है ये प्रोटेक्ट करना चाहती है कम्युनिटेरियन हेल्थ।
लुक एट दिस वर्ड कम्युनिटी, कम्युनिटेरियन हेल्थ। सर्टेन वैक्सीन मैंडेट जो इम्पोज किए हैं स्टेट गवर्नमेंट या यूटी ने, ये डिस्प्रपोर्शनेट बताया यहाँ पे। और कि वैक्सीनेशन नहीं है तो हम ऐसा नहीं कि बेसिक लेवल ऑफ जो एक्सेस है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, अनवैक्सीनेटेड को डिनाई कर दे, तो ये उनकी राइट टू लाइफ के भी अगेंस्ट होगा, ये ऑब्जर्वेशन है। विद रेस्पेक्ट टू बॉडीली इंटीग्रिटी जो है ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर आता है। तो जो भी मेडिकल कंडीशन है उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट है, सो यू विल हैव टू लाइक गो थ्रू, यू कैन नॉट बी फोर्स टू गेट द वैक्सीनेशन। देन दिस इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी भी है। व्हेन द इशू एक्सटेंडेड टू कम्युनिटेरियन हेल्थ द गवर्नमेंट वॉज इंडीड एंटाइटल्ड टू रेगुलेट इशूज, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ कोविड-19 के टाइम पे, but its right to regulate by imposing limits to individual rights was open to judicial scrutiny। तो गवर्नमेंट ने यहाँ कंडीशंस लगा दिया, गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगाया, रेगुलेट किया इश्यूज को करने के लिए वैक्सीनेशन रिलेटेड, बट ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है इसमें जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकती है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटिनी। सो दिस इज दैट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, नो वन कैन बी फोर्स्ड टू गेट वैक्सीनेटेड। देन द प्रॉब्लम इज पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रही है, 1.07% हो गया और इतने सारे कोविड-19 के केसेस यहाँ पे पता लगे हैं। देन दिस इज मैन्युफैक्चरिंग क्विकन्स इनपुट कॉस्ट्स राइज शोज पीएमआई। पीएमआई हमने पढ़ा था रिवीजन क्लास में, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये एक इंडिकेटर है इकोनॉमी का कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है या स्लोइंग डाउन, लाइक दैट। तो अगर ये 50 से ज़्यादा आता है दैट मीन्स एक्सपेंशन है। Consumer goods producers report a contraction. See, I'm preparing this economic survey notes. इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसा भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। अगर आप रेगुलर रहे हो न्यूज़पेपर में तो जो इकोनॉमिक सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो एडिटोरियल में या सम आर्टिकल्स में हमने कवर कर ली है। सो दैट इज़ वाई मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इफ़ अ पर्सन इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और केवल एक न्यूज़पेपर मोर देन सफिशिएंट है। वन न्यूज़पेपर अगर आप एवरीडे फॉलो कर रहे हो, आज नहीं तो कल सारी न्यूज़ सारे न्यूज़पेपर में कवर हो जाती है। अगर हम वन न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ये डूएबल भी है, प्रैक्टिकल भी है, तो हमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना हमें योजना पढ़ना है, ना हमें कुरुक्षेत्र पढ़ना है, ना हमें कोई दूसरी EPW या अदर रिसोर्सेज जाना है। वन न्यूज़पेपर इज़ ऑल यू नीड। ये आपकी एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट की सारी, एग्ज़ाम की जो भी रिक्वायरमेंट है सारी यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये जो PMI की ये जो फाइंडिंग्स है ना, ये सब न्यूज़पेपर में हमने देखा है और एग्जैक्टली यही चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा है, नट्स एंड बोल्ट्स। तो इट इज़ ग्रेटर देन 50 विच इज़ गुड, बट अभी भी डार्क क्लाउड्स हैं, राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये जो कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स हैं वो डैम्पन होते हैं यहाँ पे। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो जो इनपुट कॉस्ट है वो पास ऑन करेंगे कंज्यूमर्स पे, एंड कंज्यूमर्स देन फिर यहाँ पे डिफिकल्टी फील करते हैं, उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है। सो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग क्विकन्स, क्विकन्स मतलब राइज हुआ है, इनपुट कॉस्ट राइज, इनपुट कॉस्ट बढ़ा, इनपुट कॉस्ट राइज शोज PMI। देयर नॉर्थ में गेट रिस्पाइट फ्रॉम हीट सेज IMD। तो IMD ने बताया कि अभी इतनी जो हीट हो रही थी इससे सम रिलीफ मिलने वाला है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, सम अभी यहाँ पे रेंस के आसार हैं। दिस इज टाइम टू फीस्ट, सनसेट का मील है, फैमिली ब्रेक्स इट्स डेली फास्ट विद इफ्तार ऑन द ईव ऑफ ईद एट जामा मस्जिद इन ओल्ड दिल्ली ऑन मंडे। जो हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी है जो हम कल्चर में पढ़ते हैं, इसमें जो NCERT की जो बुक है क्लास 11th की वो बहुत अच्छे से रिटन है। फाइन आर्ट्स की जो बुक है उस बुक को एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। उसमें एटलीस्ट जितने भी फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, जो इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ्स दिखे उनको एक बार अच्छे से केयरफुली वॉच करके जाना है। सो दिस इज दैट टाइम टू फीस्ट। जैसे यहाँ पे क्या है, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का भी आर्किटेक्चर एटसेट्रा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन नेक्स्ट इज एडिटोरियल GST सिग्नल्स। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। जो GST इस बार 1.67 लाख करोड़ का आया है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब एक्चुअली क्या होता है, GST एक पूल है, इस पूल से शेयर्स मिलता है, सेंटर का शेयर अलग होता है, स्टेट का शेयर अलग होता है। अगर
सेंटर और स्टेट का जो शेयर है, अगर ये जो पूल है, पूल का साइज कम हो गया, जैसे एक टाइम आया था 1 लाख करोड़ से भी कम हो गया था दिस जीएसटी कलेक्शन, तो स्टेट का साइज भी कम हो गया, सेंटर का साइज भी कम हो गया। तो द पॉइंट इज कि अगर ऐसा साइज कम होता है तो जो सेंटर और स्टेट है इनके बीच में हमने देखा डिफरेंसेस क्रिएट होने लग गए, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था जीएसटी का फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। सो द पॉइंट इज कि इन केसेस में हमेशा गवर्नमेंट ये ट्राई करती है इस जो पाई है इसको बढ़ाए। जैसे अभी 1.42 लाख का हो गया, लास्ट टाइम कलेक्शन नहीं हुआ तो फोर्स मेजर लग गया था, जो सेंटर टू स्टेट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जीएसटी वो नहीं आया, और उससे फिर डिफरेंसेस क्रिएट हो गए सेंटर एंड स्टेट में। सो जीएसटी का सक्सेस होना दैट इज वाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जीएसटी ने जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है बहुत सारे टैक्सेस सब्ज्यूम कर लिए, और बहुत सारे जो स्टेट्स की टैक्सेशन पावर है वो भी सब्ज्यूम हो गई है सेंटर के दिस जीएसटी पे। सो स्टेट्स अब एप्रीहेंसिव फील करते हैं एट टाइम्स कि दे हैव लॉस्ट देयर टैक्सेशन ऑटोनॉमी, और जो सेंटर है अगर वो उन्हें उस ऑटोनॉमी का जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट नहीं करेगा तो वो डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। सो दिस इज द इनएडिक्वेट बैलेंस। कंपनसेशन सेस फंड एज एंड व्हेन द रिक्विजिट सेस अक्रूज। अब सेस क्या होता है? ये एक स्पेशल टैक्स ऑन टैक्स है। तो सेस ऐसा होता है कि जो सेस है ये सेंटर को स्टेट से शेयर नहीं करना पड़ता है। तो एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि जो सेस है इसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है पास्ट सम टाइम से। तो सेस कलेक्शन ज़्यादा होता है, इसका मतलब है जो पैसा आया है सेंटर को वो स्टेट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज सेस। फिर जीएसटी काउंसिल की भी यहाँ पे बात किया। जीएसटी काउंसिल जो है डिसीजन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू होना चाहिए। प्रॉब्लम अगेन यही है कि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन नए रिकॉर्ड्स टच कर रहा है, और इसमें जो डिमांड है डिमांड डैम्पन हो रही है। तो जीएसटी को ये जो हाइज है इसको मेंटेन करना एक देखने वाली बात होगी अपकमिंग मंथ्स में। अर्जेंट पॉलिसी एक्शन भी ज़रूरी है, इन्फ्लेशन को टेम करें, कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स को बढ़ाएं, और इन्वेस्टमेंट, फास्टर ग्रोथ और इवन ग्रेटर रेवेन्यू क्रिएट करे। तो हमेशा पैसे ज़्यादा कमाने की कोशिश करे सेंटर, टैक्स कलेक्शन एट्सेट्रा, ताकि सेंटर और स्टेट के भी बीच में जो फिजिकल रिलेशन है वो हेल्दी बने रहे। यह आर्टिकल है नो शॉर्ट सर्किट्स का, ये हमने पहले भी देखा है संडे को एफएक्यू में, ये उसी के रेफरेंस में ये आर्टिकल लिखा है आगे। आर्टिकल ये है कि जैसे अभी ईवीज बहुत सारे आने लग गए, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी, कुछ स्कूटर्स में अभी फायर कैच हो गया, ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स हुए। सो द पॉइंट इज क्या ये बहुत ज़्यादा हरिड हो रहा है, प्लस इंडिया में समर्स है तो टेम्परेचर वैसे भी ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन देन टेम्परेचर भी ज़्यादा है, और कुछ यहाँ पे स्ट्रेस हो गया, फिजिकल केमिकल कुछ डैमेज हो गया, तो ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये फायर को कैच कर लेती है। इस चीज़ के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए। गडकरी साहब ने वैसे बड़े अच्छे से यहाँ पे बताया कि इंडिया ईवी के अगेंस्ट नहीं है, इंडिया को हम पुश कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज ये जो कॉस्ट कटिंग हो रही है या फिर शॉर्टी इंजीनियरिंग है, प्रॉपर चेकअप नहीं हुए हैं वहाँ पे डिवाइसेस के, जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में बिना उसको प्रोडक्ट रेडी किए लॉन्च किया गया है, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो दैट इज़ वाई कंपनी से भी कहा गया है कि वो जो भी फॉल्टी यूनिट्स है उसको रिकॉल करें, रिविजिट उनको देखें, करेक्ट करें, क्योंकि अभी जो टाइम है वो इंटरनल कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांजिशन का टाइम है, और अगर ईवी को सक्सेस होना है तो इसका जो एडेप्शन है उसमें सच टाइप ऑफ लाइक केसेस हो रहे हैं कि बर्न हो रहा है, रेंज कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, सॉफ्टवेयर रेडी नहीं है, बैटरी में इश्यूज आ रहे हैं, ये चीज़ एक पुश कर देगी ईवी ट्रांजिशन को फॉर एटलीस्ट अ डेकेड। सो दैट इज़ वाई इसको अटमोस्ट प्रायोरिटी से हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है ईवी इकोसिस्टम को। सो गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है यहाँ पे, नॉट अगेंस्ट ईवी इकोसिस्टम, बट यहाँ जो डिफिकल्टीज है उसको कंपनीज यहाँ पे इमीडिएटली रिकॉल करें, और एक प्रॉपर रेगुलेशन गाइडलाइंस होना जरूरी है ईवी मार्केट में, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। फ्यूचर में ये चीज़ और ज़्यादा एक्सपैंड होने वाली है। फॉसिल फ्यूल्स कब तक रहेंगे? फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड टाइम तक है, फिर आएगा ईवी। देन दिस इज पॉलिटिकल, दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकल। यहाँ बात है LIC की। LIC इज मोर देन अ कॉर्पोरेट पावर हाउस। इंश्योरेंस सेक्टर है ये, ऑटोमेटिक रूट से कितने परसेंटेज अलाउड है इंडिया में? ऑटोमेटिक रूट, डिले एंड द पेन्स ऑफ डेथ रो, देन दिस इज कॉम्पीटिंग और ई टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट है इंडियन अकाउंट्स बैन हुए, इतने अकाउंट्स हुए, प्रॉक्सी फ्रॉड या फिर जो रोबोट्स होते हैं, बॉट्स होते हैं,
पावर कंजम्पशन है, इंक्रीज इन कोल सप्लाई हुआ, इन्फ्लेशन हो रहा है और स्टैगफ्लेशन का भी थ्रेट नज़र आ रहा है। देन यूक्रेन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, द डिबेट ऑन द नेशनल लैंग्वेज। इस टॉपिक पे हमें आंसर राइटिंग भी करना है, जो मैंने पार्ट 8 कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताया है। अब जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है ना, हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, हमें पॉलिटी लिखनी होती है, हमें पॉलिटिकल नहीं होना है, पॉलिटी लिखना है। देयर इज़ अ डिफरेंस। तो जैसे बुक में लिखा हुआ है कि क्या चैलेंजेस थे, क्या एप्रीहेंशंस थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने क्या चीज़ें कंसिडर किया और फिर एक लैंग्वेज के बेसिस में आगे बढ़ने की बात किया। हमारे यहाँ अभी क्वाजी फेडरलिज्म का भी बात आता है, तो यूनिटरी फीचर्स थोड़े ज़्यादा टिल्टेड क्यों किए? बिकॉज हमेशा उस टाइम पे ये थ्रेट था कि कहीं ऐसा नहीं हो बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया हो जाए। सो वी नीड अ यूनिफायर और लैंग्वेज एक बहुत अच्छी यूनिफायर हो सकती है। तो इस इंटेंशन से हिंदी को आगे आगे बढ़ाने की बात हुई। तो ये जो रिमार्क्स हैं दिस, बट एक चीज़ इसमें क्या हो जाती है कि लैंग्वेज के बेसिस में अगर कोई चीज़ थोपी जाती है तो फिर हमने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ा है, हम उससे लाइक रिपल्शन आने लग जाता है, फिर हम उसको एक्सेप्ट करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी है, बहुत सारी फिर रीजनल लैंग्वेजेस के डायलेक्ट भी है। तो इंडिया इज़ बेसिकली अ वेरी डाइवर्स कंट्री। अगर हम इस तरीके से अकोमोडेट नहीं करेंगे एक दूसरे को, या फिर हम प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे सर्टेन फैक्ट सर्टेन थिंग्स ऑन अदर्स, तो इससे जो होगा वो डिफरेंसेस ही बढ़ेंगे। सो दिस थिंग शुड बी अवॉइडेड। बाकी लैंग्वेज को हमें इस व्यू पॉइंट से देखना चाहिए कि लैंग्वेज की यूटिलिटी क्या हो रही है, प्रैक्टिकलिटी क्या हो रही है। जैसे हिंदी है, हिंदी का यूटिलिटी ये होता है कि हिंदी बहुत आसानी से एक मेजर पोर्शन जो है स्टेट्स हैं वहाँ पे ये रिकॉग्नाइज हो रही है। सो अगर साउथ इंडिया में अगर किसी को हिंदी आती है, वो नॉर्थ इंडिया में कहीं वर्क कर रहा है, बिकॉज काडर आपको ऐसे तो होम काडर कम ही मिलता है, कोई दूसरा काडर मिल गया। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, वो जैसे मलयाली है बट उसको मिला हुआ है यूपी काडर, तो अब उसको सीखना पड़ेगा वहाँ पे। सो द पॉइंट इज कि ये जो लैंग्वेज होती है, और इवन जो IAS नेशनल ऑल इंडिया सर्विसेज भी थी, इनको बनाया ही ऐसे गया था कि एक इंटरेक्शन हो। तो जैसे केरला से कोई पर्सन है, वो यूपी में वर्क कर रहा है, आफ्टर अ सम टाइम वो रियलाइज किया ऑलरेडी यहाँ के लोग भी हमारे जैसे ही है। तो द पॉइंट इज इससे इंटीग्रेशन होता है। तो ये ज़रूरी था, ऑल इंडिया सर्विसेज का भी यही पर्पज़ था कि इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री हो पाए। तो ये चीज़ हमें एनकरेज करना चाहिए। सो द पॉइंट इज यहाँ डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग कि दिस लैंग्वेज इज बेटर एंड दिस लैंग्वेज इज नॉट बेटर। ये जो होता है कंपैरिजन होता है, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। एक कोड भी है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। स्टूडेंट्स भी सबकी जर्नी अलग होती है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करिए, आप अपनी जर्नी को करिए। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, कुछ का प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला और एक ही शॉट में वो टॉप 50-100 रैंक में आ गए। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है। सो द पॉइंट इज हर किसी का जर्नी अलग होता है, तो कंपैरिजन नहीं करना है एज एन एस्पायरेंट। और लैंग्वेज के केस में वी शुड बी अकोमोडेटिव, वी शुड बी रेस्पेक्टफुल, यूनाइटेड होने का प्रेजेंट यहाँ पे हमें करना है। बाकी अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 343 है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343 बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स विल बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पजेस। तो शुरू में ये बात था, हिंदी इंजिस्ट किया गया, इंग्लिश ऑलरेडी वहाँ पे थी बिकॉज ब्रिटिशर्स इतने टाइम से रूल कर रहे थे। तो हिंदी को ऐसा सोचा गया एक कॉमन, हमें एक यूनिफायर बन सकता है, यूनिफायर ऑल ओवर द इंडिया। तो इस बात पे पुश हुआ, बट देन अगेन जिस तरीके से पुश हुआ, प्लस जो एप्रीहेंशंस थे रीजनल लैंग्वेजेस में वो एड्रेस नहीं किए गए, तो एक काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी आने लग गई। तो ये बात हुआ, कुछ 15 ईयर का टाइम दे रहे हैं, इसके बाद ट्रांजिशन हो जाएगा, इंग्लिश मीनवाइल कंटिन्यू होगी। बट फिर बाद में ये हुआ कि इसमें डिफ़िकल्टी आना लग गई। 8th शेड्यूल की बात करें तो इसमें शुरू में 14 थी, अब 22 लैंग्वेजेस हैं। 8th शेड्यूल की जो लैंग्वेजेस हैं, इसमें भी ऐसा कुछ एग्जैक्टली पहले लिखा नहीं था किस लैंग्वेज को रखना है, किसको नहीं रखना है। 344 जो था वो बोला एक कमीशन बनेगा, प्रेसिडेंट कमीशन बनाएंगे, जिसमें पर्पज़ ये होगा प्रोग्रेसिव यूज़ होगा हिंदी का, हिंदी को प्रमोट किया जाएगा, ये सब बात हुई। सेकेंड रेफरेंस आर्टिकल 351 में लिखा कि यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी रहेगी टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी सो दैट इट बिकम्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। सो दिस वॉज द थिंग। सो ये चीज़ हुआ। देन 65 का प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे,
पहले ये था 15 साल के लिए अंग्रेजी कंटिन्यू करेंगे, फिर ट्रांजिशन हो जाएगा। बट अगेन यहाँ डिफरेंसेस जो आए और एप्रीहेंशंस थे वो जेन्युइन भी थे, तो फिर ये फॉर्मूला निकाला गया कि जो सेंटिमेंट्स हैं, रीजनल सेंटिमेंट्स हैं, वो भी हमें रेस्पेक्ट करने हैं। देन इसके बाद ये फॉर्मूला आया कि 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला बनाते हैं, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज भी होगी। हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जो हिंदी होगा और इंग्लिश होगा, 2 होगा, बाकी जहाँ रीजनल लैंग्वेजेस भी है वहाँ एक रीजनल लैंग्वेज भी होगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। बट अगेन इस पे भी एट टाइम्स डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर, लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। देन दिस इज एम्ब्रॉयलिंग दिस रशिया यूक्रेन वॉर। तो देखो ये रशिया अब यहाँ तक आ रहा है, ये ब्लैक सी में, ये जो यूक्रेन है इसको लैंडलॉक्ड बनाने की कोशिश हो रही है, लैंडलॉक्ड। ये मोल्डोवा है, मोल्डोवा भी पहले दिस रशिया। तो द पॉइंट इज ये जो एरिया है अगर यहाँ से ऐसे एक्सेस हो जाता है, तो ये जो एरिया अगर रशिया अपने पास ले लेगा तो वो मोल्डोवा की बॉर्डर पे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रशिया। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। अभी इसकी पुरानी बैक हिस्ट्री दी है, राइट नाउ दिस टॉपिक इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यूक्रेन का जो भी इशू है इसको सेटल होने देते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट इट फर्दर। क्वाजी फेडरलिज्म, फेडरलिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बिकॉज इंडिया इज अ यूनिक स्टेट्स, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज है, जो फेडरल फीचर भी है और यूनिटरी फीचर भी है। आप कुछ 5 फेडरल फीचर्स बताइए और कुछ 5 यूनिटरी फीचर बताइए इंडिया के, फेडरल एंड यूनिटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेडरल भी है, यूनिटरी है, बट फेडरल मतलब यूनिटरी थोड़ा बायस है क्योंकि स्टेट्स के बारे में ये लिखा है इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। सो अगेन केसी वैरे साहब ने कहा क्वाजी फेडरल है, एक नया टर्म निकाला, हाइब्रिड टाइप ऑफ फेडरलिज्म है। ये अमेरिका जैसा भी नहीं, अमेरिका के तो 50 राज्यों में दिस अग्रीमेंट हुआ है कि वो सिर्फ मिलके बनेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए वहाँ पे दी भी लग जाता है, दी USA। बट इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई अग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में, इंडिया इज वन यूनियन है ये। तो फेडरल एंड क्वाजी फेडरल की बात आती है, आर्टिकल 3 बोलता है कि जैसे स्टेट्स की बाउंड्री है तो वो बिना कंसेंट के भी हो सकती है। सो दिस टेल्स कि जो सेंटर है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या एस्पायरेशन, रीजनल एस्पायरेशन के अकॉर्डिंग स्टेट्स का एरिया नेम एट्सेट्रा चेंज कर सकता है। तो स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल हो गए, सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी होती है यहाँ पे। फिर इसके बाद ये केस है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दिस इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा इंडियन वेरिएंट ऑफ फेडरलिज्म बताया कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में। तो यहाँ ये बताया गया कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है इंडिया में। अब ये एक्चुअली इसलिए किया गया, बैकड्रॉप ये है, इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था और उस वक्त यही डिफ़िकल्टी थी कि या तो हमें वेलफेयर भी करना है बट एट द सेम टाइम हमें सेसेशनिस्ट टेंडेंसी नहीं चाहिए। सरदार पटेल ने जो इतने अच्छे से इंटीग्रेशन किया इंडिया के डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स एट्सेट्रा को, सो द पॉइंट इज ऐसा नहीं हो कि फिर लैंग्वेज बेसिस में फिर फिशर्स हो जाए, तो यूनियन हमेशा इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनाया गया। देन ILO में हमारी मेंबरशिप या नेहरू रिपोर्ट में या बॉम्बे प्लान में भी सब जगह बात किया सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो ताकि जो वेलफेयर है, सोशो इकोनॉमिक हुआ, वर्किंग ऑन्टरप्रेन्योरियल क्लासेस का हुआ, ये वर्कआउट हो पाए। तो दिस थिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ इंश्योर हुआ। प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करें तो अभी भी डिफ़िकल्टी आती है, जैसे टैक्स का प्रोसीड्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। स्टेट्स बोलते हैं कि वो डिसएडवांटेज में हो गए, जैसे स्टेट्स ने बोला सेंटर ने पैसे देने बंद कर दिए, फोर्स मेजर GST हो गया, हेल्थ केयर बिकॉज स्टेट ज़्यादा खर्चा होने लग गया। देन इसके बाद इनका लॉकडाउन लगा दिया गया तो इनकम भी कम होने लग गई, तो ट्रिपल वैमी हो गई स्टेट्स में। तो इस कोविड-19 के बैकड्रॉप में सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिफरेंसेस बढ़े हैं। प्लस इंडिया की प्लूरैलिटी है, हमारा बहुत डाइवर्सिटी है, रीजनलाइजेशन है। तो द पॉइंट इज इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर यूनियन टेंडेंसी भी रखी गई और साथ ही साथ फेडरल टेंडेंसी भी रखी गई ताकि एक यूनिट की तरह हमारा कंट्री काम कर सके। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक यूनिटी बनी रहे। नो योर इंग्लिश में भी जैसे ये लिखा है, अब जैसे US है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन की कॉलोनी US था, तो US बोला हम वो सब काम करेंगे जो ब्रिटेन के जस्ट ऑपोजिट होगा। ब्रिटेन इस साइड गाड़ी चलाते हैं रोड में, तो USA इधर चलाता है। स्पेलिंग देखो, दोनों की स्पेलिंग अलग हो जाती है, जो ब्रिटिश स्पेलिंग है वो बहुत डिफरेंट होती है, USA की स्पेलिंग डिफरेंट होती है। सो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन आर 2 कंट्रीज डिवाइडेड बाय द सेम लैंग्वेज। तो ये चीज़ है, जैसे कि जो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे डेट लिखते हैं,
जनवरी 15 1960 लिखा। बट यूएसए में क्या होता है, पहले 12/1/1960 का मतलब होता है 1 दिसंबर 1960। पहले मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। यूएसए में ऐसा है, तो ये डिफरेंसेस है। देन इमेजिनरी और इमेजिनेटिव क्या होता है? इमेजिनरी मतलब वो एक्चुअल में है नहीं। स्टूडेंट्स को बहुत सारे फियर्स हैं। इंडिविजुअल सेशन में बहुत सारा क्लासेस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अलावा हमारी जो स्टूडेंट्स को जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर एट टाइम्स लॉस्ट फील हो रहा है, चीज़ें याद नहीं हो रही, ऐसे बहुत सारे इधर भी हमने बातें की है। तो द पॉइंट इज़, व्हाट आई फाउंड इज़, बहुत सारी चीज़ें ना इमेजिनरी होती है, इट्स इन योर हेड। ऐसा नहीं है, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी, ऑल यू नीड इज़ अ गुड रिवीजन, दैट्स ऑल। सारी चीज़ें वहाँ पे याद हो जाएगी। एंड एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ होती है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। जो चीज़ हाइपोथेटिकल है नहीं, वो भी रियलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इमेजिनरी फियर्स नहीं होने चाहिए बिकॉज दे आर नॉट रियल। तो ये इमेजिनरी हो गया। और इमेजिनरी का मतलब होता है नो एग्जिस्टेंस इमेजिनेशन में। इमेजिनेटिव का मतलब होता है हैविंग इन अ हायर डिग्री ऑफ द फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन। जैसे मूवी है, बड़ी इमेजिनेटिव मूवी है, किताब बड़ी इमेजिनेटिव लिखी हुई है, तो उस राइटर का इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। असाइड फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, दोनों सेम होता है। देन यूनाइटेड नेशंस, ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये वाला फोटोग्राफ। और चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ बताया था जो आजकल सोशल मीडिया में भी होने लग गया है। हम बाय म्यूट स्पेक्टेटर बन जाते हैं, म्यूट स्पेक्टेटर बन जाते हैं, बाय स्टैंडर्ड बन जाते हैं। डिफ़िकल्टी हो रही है तो हेल्प, अक्सर जैसे गुड समैरिटियन था रोड एक्सीडेंट्स वगैरह में, वी ऑफन शाय टू हेल्प विच शुड नॉट बी देयर। लोकल मिलिटेंट्स काउंट ऑन द वेन इन कश्मीर। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़। मिलिटेंसी को कम करना है, काउंट ऑन द वेन इन कश्मीर, लोकल मिलिटेंट्स। तो एक्चुअली पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करता, वो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, इधर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करता है हमारे कश्मीर में। तो दिस इज़ द थिंग। आधार कार्ड भी यहाँ पे रिकवर हुआ लाइक दिस, तो दिस इज़ द। तो यहाँ भी ज़रूरी क्या है, गुड गवर्नेंस दें, गुड गवर्नेंस दें, एम्प्लॉयमेंट दें, अपॉर्चुनिटीज़ दें, फैसिलिटीज़ दें। द आइडिया इज़ टू इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है, इंक्लूजन, अपनापन, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ लैक ऑफ गवर्नेंस है, बिकॉज किसी भी जगह डिफ़िकल्टी तब आती है जब वहाँ पे गवर्नेंस नहीं डिलीवर हो पाती। माओइस्ट एरिया में भी हमने यही देखा, गवर्नेंस नहीं है, इनजस्टिस हो रहा है, एट्रॉसिटीज़ हो रही है, देन फिर डिस्टर्बेंसेज आते हैं। सो द पॉइंट इज, सॉल्यूशन जो है ना मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का, जैसे आफ्सपा रिलेटेड भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, गुड गवर्नेंस इज द सॉल्यूशन, गुड गवर्नेंस इज द सॉल्यूशन। जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की उसको सॉल्व करे गुड गवर्नेंस, दिस इज रिक्वायर्ड। कैन नॉट आइसोलेट ट्रेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। प्राइम मिनिस्टर साहब का रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में स्टेटमेंट है, नो विक्ट्री फॉर एनीवन। अभी यूरोप विजिट में है, बर्लिन जर्मनी, इसको भी हम रिविजिट करेंगे। German firms urge to invest in India's youth, which is a good news. Then this is about 1 crore cataract surgeries pending. Campaign है to clear backlog to start cataract. Then Prime Minister to visit Nepal for बुद्ध पूर्णिमा। बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बुद्ध पूर्णिमा। एंड दिस इज कैटरैक्ट। जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, किस पार्ट ऑफ आई पे होता है? पार्ट ऑफ आई क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन। और एक ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल क्या होता है, व्हाट डज, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है प्यूपिल? देन दिस इज चाइनाज इकोनॉमी फॉल्टर्स अमिड कोविड वूज। देन ईयू स्लैप्स एंटी ट्रस्ट चार्ज, हैवी फाइटिंग यूक्रेन पे है। एप्पल, टाटा स्टील टू स्टॉप रशिया कोल अनसर्टेनिटी के कारण, कोल की शॉर्टेज चल रही है अभी। देन वेदांता, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। हम अभी कुछ टाइम कंटिन्यू करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर को और जीएस की क्लासेस को। ये मैं पीडीएफ भी क्विकली आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको जस्ट एक बार क्विकली आपको देखना है। आपके डे बाय डे बेसिस पे सारे नोट्स यहाँ पे रेडी होते जाएंगे, खुद से नहीं बनाना है, इससे आपका टाइम सेव होगा। ये क्विक फैक्ट्स हैं पॉलिटी के। हु हैज़ द पावर टू मेक नेसेसरी प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शंस। तो प्रोविजंस कौन होता है? पार्लियामेंट। कंडक्ट कौन कराता है? दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ प्रोविजंस लिखा हुआ है, ये पार्लियामेंट बनाती है प्रोविजंस।
इलेक्शन टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी, हर वयस्क जो 18 साल से बड़ा है उसको वोट डालने का अधिकार है। बस ऐसा पहले ऐसा होता था एक्चुअली, जिसके पास एजुकेशन है, प्रॉपर्टी है, या केवल मेल को राइट दिया जाएगा, ऐसे डिस्टिंक्शंस थे, अब नहीं है। वोटिंग एज जो है वो 21 टू 18 कब हुआ? 61st CAA में। इलेक्शन इन इंडिया किस बेसिस पे होता है? सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब क्या होता है, जैसे विधानसभा चुनाव है तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड होती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विधायक आता है, एक विधायक आता है। विधानसभा सबसे बड़ी किस राज्य की है? सबसे ज्यादा नंबर जिसमें है, किस राज्य की विधानसभा बिगेस्ट है? और जो पार्लियामेंट होती है वहां आते हैं सांसद। सांसद में भी जो होता है ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सांसद चुन के आता है। एक सांसद क्या एक से दो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर सकता है साइमल्टेनियसली? आंसर। और दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव भी लड़ सकता है? आंसर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्शन कमीशन में इंक्लूडिंग द चेयरमैन कितने होते हैं? 3। तो क्या ये हमेशा से मल्टी मेंबर ईसी रहा है या बाद में हुआ, और हुआ तो कब हुआ? Who will conduct the election to post of president and vice president? Then the answer is election commission, president and vice president. कौन सी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है पॉलिटिकल पार्टीज को? इलेक्शन कमीशन। जो चुनाव हो रहे हैं तो 48 घंटे से पहले जो चुनाव की प्रोसेस है, प्रचार वगैरह है, उसको रोकना पड़ता है इलेक्शनियरिंग को। ये जो होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। तो द आंसर इज 48 आवर्स पहले स्टॉप करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर नहीं है टू कंडक्ट इलेक्शन टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये तो जो लोकसभा है वो अंदर ही इलेक्शन कर लेती है और अपने में से किसी एक मेंबर को दिस स्पीकर बना देती है। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ इलेक्शन कमीशन। सो ये 10 क्विक फैक्ट्स हैं पॉलिटी के। ये बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया है, इतनी सारी क्लासेस हो गई, अराउंड 40 हो जाएगी, और अब हम बैक टू बैक कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी 15-20 क्लासेस और हो जाएंगी। इनको अच्छे से रिवीजन करना ज़रूरी है। बजट की बात करें तो बजट डिस्कशन कैसे होता है? लास्ट क्लास में हमने 6 स्टेप देखे थे ना। पॉलिटी जो इसमें सीरीज चल रही है, हम डेली रैंडम टॉपिक्स नहीं देख रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने। तो वी आर ट्राइंग टू रिवाइज दोज टॉपिक्स। तो हम पार्लियामेंट और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक पॉलिटी का क्विक रिवीजन हमारा हो जाएगा नेक्स्ट 10 डेज में। जनरल डिस्कशन क्या है? जनरल डिस्कशन ये होता है कि बजट आया, उसका पूरा अच्छे से डिस्कशन हुआ, प्रेजेंट हुआ, स्पीच में क्या बोला, वो सारी बातें होती है। फिर एक स्पेशल प्रोविज़न होता है वोट ऑन अकाउंट। बजट तो आ गया बट पास होने में टाइम लगेगा ना, तो एक थोड़ा पैसा बजट का, जैसे 100 रुपये मांगे थे बजट में, तो करीब 20 रुपये आप वोट ऑन अकाउंट बजट का जो आपने मांगे थे वो आपको मिल जाएगा। 2 महीने का टाइम मिलेगा, आप उसको यूज़ कर लो। वरना ऐसा होता है कि बजट को पास करने में टाइम लगता है और इस ड्यूरेशन में आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे, तो कुछ परसेंट ऑफ मनी आपको यहाँ पहले ही निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। स्क्रूटिनी की जाती है बजट की। अब जैसे जो हाउस है, बजट वहाँ पे आया, उसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, तो उसके लिए होती है स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी जो होती है ये 1 बाय 1 पूरे बजट का जो पॉइंट्स हैं, क्लॉज बाय क्लॉज जो डिमांड्स हैं, उसको एड्रेस करती है। इनके पास एक्सपर्टीज भी अवेलेबल होती है। स्टैंडिंग कमिटी जब पूरा डिस्कशन कर लेती है तो होती है वोटिंग। वोटिंग मतलब अब डिसाइड होता है कि पैसा देना है या नहीं देना है, इस बात पे डिसीजन लो। तो ऐसा डिसीजन होता है डिमांड्स में। बट कई बार क्या होता है, 1000 से भी ज़्यादा डिमांड बची हुई है, टाइम है नहीं, तो गिलोटाइन लग जाता है। इन 1000 डिमांड को गिलोटाइन से तुरंत ओके कर दिया जाता है, तो इसको गिलोटाइन बोलते थे। 1 शॉट में सब डिमांड अप्रूव्ड। देन लोकसभा जो होती है, इसके पास पावर होती है असेंट और रिफ्यूज टू गिव असेंट टू एनी डिमांड, कि वो बजट का डिमांड नहीं माने, है ना। और अगर वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट है, इट डज नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट, बट बजट का जो डिमांड है उस पर लोकसभा अगर अग्री नहीं कर रही है इतना बजट देना है नहीं देना है, तो हो सकता है वो उसको रोक भी सकती है। राज्यसभा जो होती है वो बजट को डिस्कस कर सकती है बट इससे रिलेटेड कुछ पास नहीं करती है। राज्यसभा इज अनइक्वल। आगे हम इक्वल अनइक्वल भी देखेंगे, लोकसभा राज्यसभा। तो बजट डिस्कशन इज ओके बट बजट पे वोटिंग वगैरह नॉट ओके व्हेन इट कम्स टू राज्यसभा। देन वोट ऑन जो अकाउंट है वो तो पास हो ही जाता है। फिर कुछ होते हैं चार्ज्ड। तो अमाउंट इज सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ लोकसभा एज इज नॉट चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो चार्ज होता है वो उसकी वोटिंग नहीं होती है। CFI में जो मेड हो रहा है उसकी वोटिंग हो सकती है बट चार्ज की वोटिंग नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना है। फिर डिस्कशन होता है लोकसभा में एक्सपेंडिचर का,
फिर उस चीज़ को वन बाय वन डिस्कस होता है, कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है बजटरी प्रोविज़न का एटसेट्रा। तो इस तरीके से जो स्टेज होती है वो वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की कंप्लीट होती है। फिर एक एप्रोप्रिएशन बिल आता है। एप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, जो बजट में प्रपोजल्स वगैरह दिए हैं तो गवर्नमेंट उसको पूरा कंप्लीट करके एक एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करेगी। तो ये एक अथॉरिटी दे देता है कि गवर्नमेंट इतना एक्सपेंडिचर अब कर पाएगी सीएफआई से। तो वो जो एक्सपेंडिचर वाला बिल आया, खर्चा करना है जो भी, वो होगा एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल तो ये जो पास होता है, ये मनी बिल सेम इन अदर केस ऑफ अदर मनी बिल, ये भी मनी बिल की तरह पास हो जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल। देन फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल होता है जब सब कंप्लीट हो गया है, अब फाइनल इफेक्ट देना है सारे टैक्सेशन प्रपोजल्स का, तो वो होता है फाइनेंस बिल। इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में इमीडिएटली आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल बजट। फिर कंसिडरेशन होता है, ये जो होता है टेकन अप कंसिडरेशन आफ्टर पासिंग एप्रोप्रिएशन बिल। तो पहले बजट आया, डिस्कशन हुआ, एप्रोप्रिएशन बिल हो गया, देन दिस इज फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल में भी प्रोविजंस होते हैं। ये बिल जो होता है यूजुअली 75 डेज में कंप्लीट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई 75 दिन लग रहे हैं, तो दैट इज़ वाई हमने वोट ऑन अकाउंट पहले ही ले लिया था, सर्टेन गवर्नमेंट का वर्क नहीं रुके। अब ये होता है कि पैसे मांगे 100 बट खर्चे हो गए 110, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो, सप्लीमेंट्री एक्सेस ग्रांट्स दो। तो वो ये सप्लीमेंट्री, जैसे क्वेश्चन पेपर कुछ स्टूडेंट्स बहुत लिखते हैं तो उनको सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए, लाइक दिस ये आगे बढ़ता है। कई बार कट्स लग जाते हैं। कट्स ये लग जाते हैं कि इकोनॉमी कट हो गया, 100 रुपये मांगे थे बट हालत ठीक चल नहीं रही है, तो क्यों ना 90 रुपये में ही इसको कंप्लीट किया जाए, तो इकोनॉमी से कट हुआ। 100 रुपये मांगे थे बट ये वर्क आपका जस्टिफाइड नहीं है, आपको इस चीज़ के लिए 100 रुपये नहीं मिलेंगे, तो ये हो गया पॉलिसी कट। पॉलिसी ही कट कर दी हमने। 100 रुपये मांगे थे बट आई एम एंग्री विद यू, तो 100 की जगह हम केवल 99 ही देंगे, 1 रुपये कुछ टोकन कट कर लेंगे। जैसे 100 रुपये कुछ टोकन कर लिया, 1000 बड़ा अमाउंट था तो 100। सो द पॉइंट इज एक सिंबॉलिक कट किया हमने, तो वो टोकन हो गया। कट मोशन होता है, ये अडॉप्ट होता है, पास्ड होता है। अगर ये अडॉप्ट एंड पास्ड, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है अगर कट मोशन चल गया। तो कट मोशन चल गया मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लोकसभा के डिसीजन पे, तो फिर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो अगर कट मोशन पास हो गया तो ये सारा होता है बजटरी हमारे प्रपोजल्स। अब बजट हमारा कंप्लीट हो गया, जस्ट फॉलो जो बजट का मैंने स्ट्रैटेजी बताया था, एक दिन में सारा कंप्लीट कर लो, आपके सारे आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे एग्जाम में। ओके, अब बात करते हैं अर्थक्वेक, जमीन का हिलना, कंपन, दैट इज अर्थक्वेक। वेरिएशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है सरफेस ऑफ अर्थ का, तो उससे कंपन होता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक हो सकते हैं। कई बार जो लेक्स हैं उधर वाटर जो डैम बना तो डैम रिलेटेड सेस्मिसिटी आ गई थी, तो कोयना लेक, कोयना डैम। सो द पॉइंट इज इस तरीके से टेक्टोनिक जो होता है ना वो वर्क होता है। अब अर्थक्वेक टेक्टोनिक एक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होती है, रिम ऑफ फायर पे, और ये जो ऐसी बेल्ट जा रही है और दिस इज मेडिटेरेनियन, तो यहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, प्लेट का टकराव ज़्यादा होता है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो रिलीज होती है। अर्थक्वेक की स्टडी को सेस्मोलॉजी बोलते हैं। रिक्टर स्केल जो होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक बताता है, और मरकाली जो होता है वो इंटेंसिटी बताता है। 2014 का मेंस था, ज्योग्राफी में ये सवाल आया एंड आई गॉट कंफ्यूज्ड, रिक्टर स्केल होता है ये या फिर मरकाली स्केल ये होता है, गॉट वेरी कंफ्यूज। तो रिक्टर स्केल होता है मैग्नीट्यूड, मरकाली स्केल होता है वो इंटेंसिटी के लिए होता है, इंटेंसिटी। इसलिए मैंने क्विज सेशन में क्या बताया था, क्वेश्चन बहुत अच्छे से धीरे धीरे सारा पढ़ना चाहिए, कन्फ्यूजन्स नहीं होते वरना। तो दिस इज देयर रिक्टर स्केल एंड मरकाली स्केल। तो ये रिक्टर स्केल होती है, लॉगरिथमिक होती है, सेस्मोग्राफ होता है। अब अर्थक्वेक जहाँ बना उसको फोकस बोलते हैं, फोकस हाइपोसेंटर, जहाँ पे रिलीज हुआ। अब एनर्जी रिलीज हुई, सारी डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो एरिया ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड इपीसेंटर। तो जहाँ एनर्जी रिलीज हुई अर्थ के अंदर और अर्थ के ऊपर जो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी सरफेस पे आई उसको इपीसेंटर बोलते हैं। तो अर्थक्वेक इस तरीके से एनर्जी रिलीज करता है और वो एनर्जी सब जगह मूव करती है, और फ्रिक्शनल इनर्शिया, टेक्टोनिक टेंडेंसी, डिफॉर्मिटी, और इस तरीके से अर्थक्वेक्स बनते हैं। ये टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स हैं एंड शैडो जोन्स हैं। अब सी, अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करनी है तो हम कैसे करेंगे, जो सेस्मिसिटी से वेव्स आ रही है हम उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अर्थ का इंटीरियर हमने पहले ही पढ़ा है, ये कोर है, फिर आता है मेंटल और फिर आता है क्रस्ट। तो एक्चुअली क्या है, अर्थ बिकॉज लेयर्स में है और अर्थ लेयर्स ऐसी हैं कि डेंसिटी भी डिफरेंट है। तो हमने ये देखा कि कुछ जो लेयर्स हैं अंदर की हो सकता है मोल्टन है, बिकॉज एक थी प्राइमरी वेव और एक थी सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव थी जो लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर पाती थी,
प्राइमरी वेव तो पूरी हमें दिखी और कुछ शेडो भी आया जहाँ प्राइमरी वेव नहीं दिखी, बट कुछ एरिया में यहाँ पे हमको पूरा पूरा क्या नहीं मिला, सेकेंडरी वेव नहीं मिला, बिकॉज ये जो था एरिया वो थोड़ा सा मोल्टन नज़र आ रहा था, तो लिक्विड नज़र आ रहा था, तो वहाँ पर जो था वो सेकेंडरी वेव ट्रेवल ही नहीं कर पाई, तो इसके आगे बढ़ेगी नहीं, यहाँ जो भी गई वो एब्जॉर्ब हो गई, तो सेकेंडरी वेव गई नहीं, तो यहाँ का जो पूरा जोन था ये हो गया शेडो, छाया पड़ गई, यहाँ वेव ही नहीं दिख रही है। प्लस पी वेव ट्रैवल तो कर लिया, बट पी वेव की ट्रैवल की स्पीड चेंज हो जाती है, तो वो भी बेंड होने लग जाती है जब वो कोर से पास हुई ऐसे। तो ये वाला जो जोन था वेव ऐसे आनी थी, बट बिकॉज लिक्विड हुआ तो वेव क्या हुई, यूं आई और यूं बेंड हो गई और देन फिर ऐसे निकली, तो जो वेव ऐसे जानी थी वो ऐसे घूम के आ गई, तो इस जोन में वेव ही नहीं आई, तो ये पी वेव का शेडो जोन हो गया। यहाँ पी वेव आ गई, इधर पी वेव आ गई, इधर भी पी वेव का शेडो जोन हो गया, और इस पूरे में एस वेव आई ही। तो इस तरीके से हम प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स को देखते हैं, कुछ पार्ट में आ रही है नहीं आ रही है, और इससे हम डिसाइड करते हैं, डिड्यूस करते हैं सेस्मिसिटी से अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। अब अर्थक्वेक वेव्स हैं, एक होती है बॉडी वेव और दूसरी होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव जो होती है अर्थ के अंदर पी वेव होती है, एस वेव होती है, और फिर जब वेव सरफेस पे आ गई, मतलब अर्थ है, अर्थ के अंदर थी, अब बाहर सरफेस पे आ गई, तो ये एस वेव सरफेस वेव बन गई है। सरफेस वेव में दिस एल वेव भी होती है, इनको वन बाय वन देखते हैं। पी वेव क्या होती है, ये सबसे फास्टेस्ट होती है, प्राइमरी होती है, बिकॉज ये फर्स्ट है, सबसे पहले ये वेव बनी प्राइमरी वेव। ये जो ट्रैवल करती है सारे टाइप्स ऑफ मिनरल में, मटेरियल में, सॉलिड लिक्विड गैसेस में, स्पीड इसकी लिक्विड में कम हो जाती है, और इसीलिए ये जो बैंड आ रहा था हमें शेडो जोन फाइंड हो रहा था। तो ये जो वेव होती है शॉर्ट वेवलेंथ होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती है, इसको आगे मैं डायग्राम से बताता हूँ। तो ये हुई प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स होती है, ये भी सिमिलर होती है वेव्स की तरह, बट इनका प्रोपोगेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मीडियम वेलोसिटी और सरफेस पे आफ्टर पी वेव्स ये थोड़ी देर से पहुंचती है, रीच द सरफेस आफ्टर पी वेव, तो ये सेकेंडरी वेव कहलाती है, क्योंकि बाद में आई। प्राइमरी वेव पहले आई, सेकेंडरी वेव बाद में आई, क्योंकि ये लिक्विड से पास भी नहीं हो पा रही है। प्लस ये जो वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर है, तो इनकी स्पीड कम होती है। एक्चुअली देखो ये आगे ये लिखा हुआ है, ये ऐसे वेव घूम रही है ना, वेव को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन फिर कंप्रेशन, तो इस तरीके से अगर बढ़ रही है तो वो होती है प्राइमरी वेव। सेकेंडरी वेव क्या होती है, इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसे घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है, तो एक्सिस है और उसके परपेंडिकुलर ऐसे मोशन हो रहा है, तो ये होती है सेकेंडरी वेव। एक्सिस है और इसके लॉन्जिट्यूडिनल ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, तो वो होती है प्राइमरी वेव। तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना, ये तेजी से बढ़ेगी, ये जो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रही है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो पहले ये वेव आई प्राइमरी वेव, फिर बाद में आई सेकेंडरी वेव। ओके, अब प्राइमरी वेव हुई, सेकेंडरी वेव हो गई। सरफेस वेव क्या होती है, जब सरफेस पे आ जाती है तो सरफेस में जैसे वाटर वेव्स ट्रेवल कर रहा है, इस तरीके से ये वेव्स होती है। ये जो सरफेस वेव्स होती है ये बहुत डैमेज पहुंचाती है। तो सरफेस वेव कैसे होगी, जैसे देखो ये इस तरीके से आगे वेव बढ़ रही है, बट मोशन कैसा हो रहा है, प्राइमरी में ऐसा आगे आगे हो रहा था, सेकेंडरी में दिस परपेंडिकुलर होने लग गया, इसमें लैटरल होने लग जाता है यूं, तो दे मूव लाइक अ स्नेक की तरह ऐसे चलती है, तो ये एक वेव हो गई। और रेले वेव क्या होती है, ये ऐसे अप डाउन इस तरीके से चलती है यूं इस तरीके से, तो ये रेले वेव हो गई। तो इस तरीके से ये दोनों सरफेस वेव हो जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी ये है। अब सेम सेसमिक इंटेंसिटी की सारी लाइंस को कनेक्ट करेंगे तो आइसोसेसिमल लाइंस होती है। अगर एक्सपीरियंस सेम हुआ है अर्थक्वेक ट्रेमर का तो वो होती है होमोसेसिमल लाइंस। तो ये दो वर्ड्स याद रखते हैं। अब प्रोपोगेशन कैसे होता है अर्थक्वेक वेव्स का, एस वेव और पी वेव्स हमने देखा, एल वेव्स आगे बनती है, पी वेव्स एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन द मटेरियल, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस तरीके साउंड की तरह बढ़ती है ये। और जो सेकेंडरी वेव है वो परपेंडिकुलर इस टाइप से प्रोपोगेशन होता है, ट्रो एंड क्रेस्ट बनता है। सरफेस वेव होती है, ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती है, अर्थक्वेक बहुत डैमेज करता है। मरकाली स्केल इंटेंसिटी और डैमेज कितना गया इस पर ज़्यादा फोकस करता है। और जो रिक्टर स्केल है ये मैग्नीट्यूड लॉगरिदमिक होती है, ये इंक्रीज होता है मैग्नीट्यूड तो अर्थक्वेक बहुत डेडली होता है, और अर्थक्वेक से लाइफ लॉस भी होता है और प्रॉपर्टी लॉस भी होता है, इकोनॉमिक डिफिकल्टी आती है। तो ये तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हमने, दिस अर्थक्वेक एंड प्राइमरी सेकेंडरी रेले वेव्स। बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं, रिवीजन क्लास है, अब बस थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको एक बार रिवाइज कर लिया करो, आपको चीज़ें सब कवर यहाँ पे हो जाएगी।
अब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो अभी जैसे 1905 बंगाल पार्टीशन हुआ से लेके 1947 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फेज जो होता है इसमें वासुदेव बलवंत फड़के जी है। आपको फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म कहा जाता है। मिलिटेंसी यहाँ पे आई और एग्रेसिवली ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भगाने की बात होने लग गई। कुछ हुए जैसे मिदनापुर सोसाइटी बना बाय सरला घोष, अनुशीलन समिति हुई, देन आत्मोन्नति ग्रुप हुआ, युगांतर ग्रुप हुआ, बरिंद्र कुमार घोष, राजा सुबोध मलिक, हेमचंद्र कानूनगो। तो इस तरीके से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कैलकाटा एंड मिदनापुर में स्टार्ट हुई। बुक्स में कई बार जो नेम वगैरह होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कई बार गांधी जी को गांधी लिख देते हैं या फिर लाइक दिस, तो एट टाइम्स जब हम ऐसे रीड कर रहे हैं तो इन फ्लो मैं भी वो बोल देता हूँ, बट दैट डजंट मीन एनी डिसरेस्पेक्ट। ओके, बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग हुआ जैसे कोलकाता में किया। अब मतलब एग्रेसिव होने लग गए, वायलेंस आ रहा है थोड़ा सा कि ब्रिटिशर्स बात मान नहीं रहे, अब इनसे लड़के ही बाहर इनको भगाना पड़ेगा। तो दिस वाज द थिंग। फिर औरोबिंदो घोष हैं, खुदीराम बोस हैं, ये एग्जीक्यूशन होता है इनका, असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है। तो ये जो तरीके हैं ये तरीके हैं एक्सट्रीमिस्ट के। फिर मद्रास रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी भी होती है, ये शुरुआत हो जाती है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की। इसके बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इंडिया ही नहीं बाहर भी जाती है, जैसे इंडिया हाउस बनता है, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी बनाते हैं लंदन में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट होता है, वी.डी. सावरकर जी इसके मेंबर होते हैं। अभिनव भारत एंड मित्र मेला, नाम याद रखना है, अभिनव भारत एंड मित्र मेला। इसके अलावा लाला हरदयाल जी, ये सब जो हैं ये एक्सट्रीमिस्ट वाले लीडर हैं। देन वी.एन. चैटर्जी हुए, देन वी.एस.एस. अय्यर, मदन लाल ढींगरा, ये सब होते हैं, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में बिलीव करते थे। फिर पेरिस इंडियन सोसाइटी होती है, मैडम भीकाजी कामा स्टार्ट करती है, और दो न्यूज़पेपर होते हैं, वंदे मातरम और मद्रास तलवार। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बनती है, वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय इन बर्लिन। देन गदर पार्टी मूवमेंट होता है, गदर पार्टी मूवमेंट होता है, तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। अब ये का नॉर्थ अमेरिका, फॉरेन में भी हम कर रहे हैं। फिर सिमिलरली हिंद एसोसिएशन बनता है पैसिफिक कोस्ट में, सोहन सिंह भाकना। न्यूज़पेपर आता है हिंदुस्तानी गदर, एडिटेड बाय लाला हरदयाल जी। इसके बाद एक्टिविटीज़ गदर पार्टी मूवमेंट भी होता है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था। तो अब एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, ये सारे रिवॉल्यूशनरी होते थे। अभी कॉम्युनल लाइन पे कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सबका बस एक ही फोकस है कि दिस जो फिरंग है इनको हटाना है यहाँ से, दैट्स ऑल। हेडक्वार्टर जैसे युगांतर आश्रम का सैन फ्रांसिस्को में हो जाता है, हिंदुस्तानी गदर। देन भारत माता सोसाइटी, ये करतार सिंह जी बनाते हैं। फिर हांगकांग में भी होता है। सो द आइडिया इज सब जगह अब मूवमेंट्स होने लग गए। लाला हरदयाल जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। कोमागाटू मारू एक्स इंसिडेंट होता है, शिप होती थी, उसको ले जाना था कनाडा यूएसए, वहाँ पर उसको डिनाई कर दिया जाता है, वो वापस आती है, फायरिंग ओपन हो जाती है, बहुत डिस्टर्बेंसेस होता है। कोमागाटा मारू दिस इंसिडेंट। देन वैंकूवर, तो फॉरेन में भी इंडियन फ्रीडम की बातें होने लग गई। तो ये तो था पूरा फर्स्ट फेज का। अब जो सेकंड फेज आता है, सेकंड फेज आता है जब भगत सिंह जी फाउंड करते हैं नौजवान भारत सभा। काकोरी ट्रेन डेकॉटी होती है 1925 में, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्लाह वर अक्यूज्ड। मर्डर ऑफ सॉन्डर होता है, भगत सिंह वॉज अक्यूज्ड। असेंबली में बॉम्ब होता है, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त एंड राजगुरु। सूर्य सेन वॉज अक्यूज्ड इन चिटगोंग आर्मरी डकैटी एंड उधम सिंह मर्डर जनरल डायर। तो अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होने लग गया है ब्रिटिशर्स से, तो ये सेकंड फेज आ गया। तो ये फेजेस है। हमने 1905 बंगाल डिवीजन से स्टार्ट किया है, इसको हम 1947 तक लेके जाएंगे और पूरा मॉडर्न कंप्लीट कर लेंगे। देन डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? ये एक रेशियो होता है, उधार। जीडीपी के कंपैरिजन में कितना उधार है? पब्लिक डेट टू इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर बहुत ज़्यादा उधार हो गया तो हम पे नहीं कर पाएंगे। सो इट इंडिकेट्स अ कंट्रीज एबिलिटी टू पे बैक इट्स डेट। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट होता है, जो बोलता है खर्चे उतने ही करनी चाहिए जितनी आमदनी हो। देन सेंटर इसको ट्राई कर रहा है 40% तक डाउन लाए, 20% तक डाउन लाए, बिकॉज फिजिकल डेफिसिट बहुत हो रहा है हमारा। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? आमदनी कितनी हुई, खर्चे कितने हुए, दोनों का डिफरेंस। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीट्स। तो ये होता है फिजिकल डेफिसिट। फिर स्ट्रैटेजिक नॉन स्ट्रैटेजिक का बाइफर्केशन होने लग गया, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात है। तो जैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने गाइडलाइंस रिलीज किया, कुछ जगहों को प्राइवेटाइज करना है। तो हर चीज़ प्राइवेटाइज नहीं होगी, प्राइवेटाइज होगा ताकि थोड़ा फाइनेंशियल हेल्थ गवर्नमेंट की बढ़े, कंपटीशन है, डिसिप्लिन हो, थोड़ा चीज़ें बेहतर हो।
बट स्ट्रैटेजिक होगा और नॉन स्ट्रैटेजिक होगा, इन दोनों में डिफरेंसेस होंगे। तो स्ट्रैटेजिक जैसे कोई बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक। एटॉमिक कभी हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, डिफेंस प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन भी स्ट्रैटेजिक है, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल। तो इट्स नॉट अबाउट प्राइवेटाइजेशन अलोन स्ट्रैटेजिक की डेफिनेशन, बट द पॉइंट इज दीज आर एसेंशियल जो चीज़ें हैं, जैसे बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड दिस। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मुझे लग रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से सवाल आना चाहिए। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये कई बार हमने न्यूज़पेपर में देखा है। आप न्यूज़पेपर अगर आपने रेगुलरली फॉलो किया है, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है करंट अफेयर्स में। हमने सब चीज़ें रेगुलरली कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जैसे ये 2021 में पूछा गया, मैंने हर बार बताया था क्लास में ये सवाल आएगा, और सी आया भी। टाइप्स ऑफ रिकवरी, वी शेप रिकवरी, फॉल हुआ, क्विक राइज हो गया। एल शेप रिकवरी, फॉल हुआ, बहुत धीरे 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 इस तरीके से राइज हो रहा है। डब्ल्यू शेप जैसे अभी हो गया था, फॉल हुआ, राइज हुआ, ओमिक्रॉन डेल्टा आ गया, फिर फॉल हुआ, फिर राइज हो रहा है, लाइक दिस। यू शेप्ड लाइक दिस, नाइकी इस तरीके से स्वूश रिकवरी। जेड शेप्ड ऐसी हो गई, यू लाइक दिस, एक फॉल हुआ, बैक गया, फिर वापस सेम लाइन ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर ली। डब्ल्यू शेप्ड हो गया, स्क्वायर रूट शेप हो गया, ऐसे अलग अलग शेप होते हैं। ये शेप इंपॉर्टेंट है के, एक वी शेप इंपॉर्टेंट है। के जैसे क्या हुआ, कोविड आया, आईटी कंपनीज ऊपर चली गई, बाकी दूसरी कंपनीज नीचे चली गई, तो डिवीजन हो गया आईटी, तो के शेप्ड हुआ, एक ऊपर गया, एक नीचे चला गया, तो दिस इज के शेप्ड रिकवरी। तो ये टाइप्स ऑफ रिकवरी होती है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ रिकवरी पढ़ा, इकोनॉमी के सर्टेन टर्म्स, ज्योग्राफी, दिस हिस्ट्री में हम अभी 1920s में आ गए हैं। देन अर्थक्वेक वेव्स हैं, टाइप्स अर्थक्वेक, और फाइनेंस अप्रोप्रिएशन, सर्टेन पॉलिटी के फैक्ट्स। ऑलराइट, so this is 3rd of May 2022. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.